हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज जानते हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड की जियोग्राफी की एनसीईआरटी को। इस एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी, इस टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है, स्पेशली यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले सौरमंडल क्या है। सौरमंडल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो ये सभी यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है सौरमंडल की, मतलब सूर्य और सूर्य के सभी 8 ग्रह मिलाकर उसको परिवार को क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। सूर्य के 8 ग्रह, यहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा है, उसके बाद मरकरी, वेनस और पृथ्वी और मंगल भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये सभी जो 8 ग्रह है इसको सब क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलेंगे। ओके, सौरमंडल, इन 8 को मिलाकर सौरमंडल बोलेंगे। सौर का मतलब होता है कि सूर्य, ओके, सूर्य, और मंडल का मतलब होता है ग्रुप, ओके, ग्रुप, ओके। नक्षत्र मंडल भी बोला जाता है, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल का मतलब होगा कि ग्रुप, ग्रुप या जो एक झुंड रहता है, झुंड, उसका एक परिवार, ओके, ग्रुप, उसको मंडल बोलते हैं। तो क्लियर हुआ कि सौर का मतलब होता है सूर्य का, सूर्य के मंडल मतलब ग्रुप, सूर्य के जो परिवार है उसको सौरमंडल बोलेंगे। सो सौरमंडल में पृथ्वी को देखते हैं इस टॉपिक में। तो क्या क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सूर्य के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है, यानी कि छोटे बच्चों के हिसाब दिया गया है कि छोटे बच्चे किस तरह से पढ़ाई करें, उनको पढ़ाई की तरफ, मतलब इस टॉपिक की तरफ कि उनको किस तरह के, उनको कॉन्सेंट्रेशन को किस तरफ खींचा जाए इस टॉपिक की तरफ, इसी तरह दिया गया है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो इससे, नहीं तो आगे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हमें हमारी जरूरत की जो वस्तु है यहाँ पर है, मतलब हमारी जरूरत की जो टॉपिक यहाँ पर मिलेगी हम लोगों को। तो चलिए जानते हैं कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। प्रतिदिन हमें चंद्रमा दिखाई पड़ता है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में भी दिखाई पड़ता है, और अलग अलग आकार में और अलग अलग स्थल में दिखाई पड़ता है। जो नहीं रहता चंद्रमा, हमें अलग अलग आकार में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। तो पूर्ण चंद्रमा, जो पूर्ण चंद्रमा को 1 महीने में सिर्फ एक बार देख सकते हैं, तो वह पूर्णिमा वाली रात कहलाती है, उसे पूर्णिमा कहते हैं, यानी कि फुल मून डे कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि 15 दिन के बाद अमावस्या आ जाती है। 15 दिन के बाद हमें चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि अमावस्या आ जाती है। अमावस्या रात को क्या कहते हैं, चंद्रमा की नई रात्रि कहते हैं। चंद्रमा की नई रात्रि या चंद्रमा का नया उद्भव, ओके, नई तरीके से चंद्रमा की तब उत्पत्ति होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से करते हैं। किस रात्रि में? अमावस्या की रात्रि में। अमावस्या की रात्रि में रात में जो अंधेरा ज्यादा रहता है, जो सभी तारे, जो आसमान में जो भी तारे हैं वह सभी तारे दिखाई पड़ते हैं आसमान में। अमावस्या की रात्रि में सभी तारे दिखाई पड़ते हैं, जो आसमान में जो भी चमकीले वस्तु है सभी दिखाई पड़ती है। इसीलिए जो अंधेरी रात और साफ जो आसमान साफ होता है तभी हमें सभी दिखाई पड़ते हैं। ओके, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय देख नहीं पाते। ओके, रात में जो भी चमकीली वस्तु जो आसमान में आप देखते हैं वही वस्तु रात में भी रहती है और दिन में भी रहते हैं, लेकिन हमें दिन के समय दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हमें रात में चमकने वाली जो भी वस्तुएं आसमान में है वे सभी हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जानते हैं कि खगोलीय पिंड क्या है। इसे आप पॉइंट बना लेंगे, खगोलीय पिंड को पॉइंट बना लेंगे, खगोलीय पिंड क्या है। ओके,
खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। सूर्य तथा उसके सभी जो चंद्रमा हो या सभी ग्रह जो रात के समय चमकती है वे सभी मिलाकर हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड। खगोल का मतलब होता है जो आसमान या अंतरिक्ष, खगोल का मतलब होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में जो भी वस्तुएं हैं, मतलब ग्रह है, पिंड का मतलब होता है ग्रह, ओके, एक वस्तु, उसको जो खगोलीय पिंड मतलब आसमान में जो भी वस्तुएं हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह मिलाकर हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने हुए हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जैसे कि हमारे सौरमंडल में सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। जो खगोलीय पिंड जो बहुत बड़े आकार के रहते हैं आसमान में, लेकिन हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हमसे वो हमारी धरती से वे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वे बहुत बड़े मात्रा में रहते हैं और उनका प्रकाश बहुत बड़ी मात्रा में रहता है, इसलिए हमें दूर से ही चमकीले दिखाई पड़ते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े मात्रा में आकार के होते हैं और गर्म भी होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, तारा या स्टार्स कहा जाता है। स्टार्स वे बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं, उनके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश दोनों रहता है, इसलिए उनको तारा कहा जाता है, स्टार कहा जाता है। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ओके, वही बताया ना मैंने, जो रात के समय तो दिखाई देने वाले जो चमकीले वस्तु जो भी है, जो खगोलीय पिंड है, वे दिन के समय भी रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ते दिन के समय, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण। ओके, तो चलिए, तो आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। तो आपने आसमान में देखा होगा कि जो हवाई जहाज का मतलब होता है कि एरोप्लेन, जो आसमान में उड़ता है एरोप्लेन, जो छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन वही एरोप्लेन जब लैंडिंग होता है जो जमीन पर, तभी हमें जो बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ता है, बहुत बड़ा रहता है एरोप्लेन, लेकिन आसमान में होता है तो इतना सा छोटा सा दिखाई पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मंडल का मतलब है ग्रुप, यानी झुंड होता है, एक ग्रुप होता है नक्षत्रों का, एक ग्रुप है ना, उनको मंडल कहा जाता है। सौर मंडल, मंडल का मतलब है ग्रुप है उसका। ओके, तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी कि सप्त का मतलब होता है सात, ओके, सात, सप्त का मतलब होता है 7, ऋषि का मतलब है संत यानी कि मॉन्ग, सेज, ओके, ऋषि का मतलब होता है सेज। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ पर आप 7 तारे दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तारों का जो समूह है ये क्या है, अर्सा मेजर का ही, अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर का ही भाग है। ये 7 तारे यानी सप्तऋषि मंडल कहते हैं इसको क्या कहा जाता है, सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि मंडल कहते हैं इनको, क्योंकि 7 तारे हैं, इसलिए इन तारों को 7 ऋषियों के तरह दिखाया गया है कि 7 ऋषि है, इसलिए इसको नाम दिया है कि सप्तऋषि मंडल। ओके, इसका मतलब छोटे बच्चों के हिसाब से इस बुक को बनाया गया है ना। 6th स्टैंडर्ड का बुक है जो एनसीईआरटी, तो 6th स्टैंडर्ड के बुक में जो छोटे बच्चों को ये कहते हैं कि आप बड़े व्यक्ति को बोलिए कि जो अत्यधिक तारों और ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाने के लिए इस बुक में दिया गया है।
प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। यहाँ पर चित्र दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र, यहाँ पर दिया गया है चित्र। देखिए यहाँ पर सप्तऋषि मंडल जो यहाँ पर है, ये क्या है? सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल की जो सहायता से हम ध्रुव तारा को देख सकते हैं। कैसे कैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर 5 तारों को छोड़कर ऊपर की 5 तारे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 और 5 तारे हो गए। और अंत के मतलब जो डाउन के जो नीचे के 2 तारे हैं, सीधी इन तारों को देखा जाए तो हमें सीधी लाइन खींचनी है यहाँ पर, और आगे चलकर 3 तारे दिखाई पड़ेंगे। 1 2 और 3 तारे दिखाई पड़ेंगे। इन 2 तारों के बीच से, इन 2 तारे हैं ना, जो आगे चलकर 2 तारे हैं, उनके बीच सीधी हमें रेखा दिखाई पड़ेगी और एक नक्षत्र दिखाई पड़ेगा, वही है ध्रुव तारा। ओके, नक्षत्र मंडल यानी कि सप्त ऋषि नक्षत्र मंडल को देखते समय जो अंत में 2 तारे रहेंगे, उन तारों को सीधी, उन तारों की दिशा में सीधी हमें देखना है, सीधा देखना है। आगे चलकर 3 तारे मिलेंगे और 2 तारों को छोड़कर उनके बीच में से, अंत में 2 तारे हैं, उनके बीच में से ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है। यही है ध्रुव तारा और ये है नॉर्थ में। ओके, तो पृथ्वी रहती है यहाँ पर, देखते हैं आप पृथ्वी, मानो एक पृथ्वी है, ये है नॉर्थ पोल। ओके, ये साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर है नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल। यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वहीं पर रहता है ध्रुव तारा, यहाँ पर रहता है ध्रुव तारा, ध्रुव स्टार, इसलिए इसको ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हिंदी में कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, और इसको दक्षिण ध्रुव कहा जाता है इंग्लिश में, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आसमान में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाएगी, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। वही मैंने दिखाया कि जो सप्तऋषि मंडल के जो अंत के 2 तारे हैं, उसको आगे की तरफ एक रेखा खींची जाएगी तो आगे हमें ध्रुव तारा दिखता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो हमारी, फॉर एग्जाम्पल हमारी पृथ्वी है और चंद्रमा भी है, उनके पास, चंद्रमा और पृथ्वी के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, वह तारों के मतलब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। जो ग्रीक भाषा में प्लैनेट को प्लेनेटाई कहा जाता है, उसी प्लेनेटाई शब्द से प्लैनेट शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ओके, चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वही प्लेनेटाई है। प्लेनेटाई का मतलब परिभ्रमक, एक वस्तु के चारों तरफ और एक वस्तु घूमता है, उसे प्लेनेटाई कहते हैं, यानी कि परिभ्रमक कहते हैं, परिभ्रमण भी कहा जाता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई पड़ती है। जो हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी के नजदीक का तारा हम किसे कह सकते हैं? चंद्रमा को कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा रात में प्रकाशित रहता है। प्रकाशित मतलब वही भी सूर्य से प्रकाशित रहता है चंद्रमा, लेकिन पृथ्वी के नजदीक है तो उसका प्रकाश हमें हमारे धरती पर पड़ता है, तो उसे हम पृथ्वी का नजदीक का तारा भी कह सकते हैं चंद्रमा को। लेकिन चंद्रमा की सतह पर जाकर देखें तो पृथ्वी को चंद्रमा की तरह पृथ्वी चमकीली दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि चंद्रमा से बहुत बड़ी मात्रा में जो मतलब बड़ी है। ओके, चंद्रमा पृथ्वी का 1/4 भाग है। 1/4 भाग मतलब
4 भाग जो है पृथ्वी है और 1 भाग है जो चंद्रमा। ये क्या है? चंद्रमा, और ये जो है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी क्या है? बड़ी दिखाई पड़ती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, एनसीईआरटी में एक यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। देखिए सौरमंडल है, ये सभी क्या है? कक्षाएं हैं, और यहाँ पर जो है क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ओके, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, और सभी ग्रहों का कक्षा दिया गया है। यहाँ पर 8 ग्रह है जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों के यहाँ पर कक्षा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है सूर्य, सबसे पहला है सूर्य, इसके बाद में आता है मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह। सूर्य के बाद आता है जो पहली कक्षा में मर्क्यूरी आता है पहली कक्षा में। जो दूसरी कक्षा में आता है वेनस, ओके, यानी कि शुक्र ग्रह। तीसरी कक्षा में आता है पृथ्वी यानी कि अर्थ, हमारी अर्थ, ओके, जो तीसरी कक्षा में आता है। ओके, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। और चौथी कक्षा में आता है मंगल ग्रह, मंगल यानी कि मार्स, चौथी कक्षा में आएगा मंगल ग्रह। चौथी कक्षा के बाद ही आता है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। ओके, चौथी कक्षा के बाद ही आता है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, जो हमें मंगल के बाद दिखाई पड़ते हैं। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मंगल के बाद दिखाई पड़ता है। और क्षुद्र ग्रह के बाद आता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट। उसके बाद जो है शनि ग्रह, शनि प्लैनेट दिखाई पड़ता है जुपिटर के बाद। और उसके बाद यूरेनस, ओके, सैटर्न के बाद यूरेनस यानी कि यूरेनस जो प्लैनेट है वह। उसके बाद जो है नेपच्यून ग्रह दिखाई पड़ता है। और एक ग्रह था जो प्लूटो। ओके, प्लूटो जो है एक ग्रह था, और एक, लेकिन इसे जो हमारे सौरमंडल यानी कि 9 ग्रह थे पहले। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे, लेकिन इसे 2006 में एक रिसर्च के बाद इसको हटा दिया गया है। 2006 में एक रिसर्च के बाद इसे प्लूटो ग्रह को जो 9 ग्रह के यानी कि एक लिस्ट से हटा दिया गया है। मतलब इसको बौना ग्रह बोल दिया गया है, इसको बौना ग्रह, प्लूटो को बौना ग्रह। और एक है सीरियस जो एक ग्रह है, इस दोनों को बौने ग्रह के लिस्ट में डाल दिया गया है। 2006 के एक रिसर्च के बाद इनको बौना ग्रह के लिस्ट में डाल दिया गया है। तो टोटल हो गए 8 ग्रह। हमारे सौरमंडल में कितने हो गए? 8 ग्रह हो गए। ओके, 8 प्लैनेट्स। ओके, 8 प्लैनेट्स हमारे सौरमंडल में हम देखते हैं। तो चलिए थोड़ी सी इनकी दूरी को भी देख लेते हैं। दूरी यानी कि किलोमीटर के हिसाब से। 1 किलोमीटर मतलब 10 लाख। सबसे पहला आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के लिए बुध ग्रह को 88 दिन लगते हैं। अपने कक्ष पर ग्रहण करने के लिए 59 दिन लगते हैं। बुध ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए 88 दिन और अपने ही कक्ष पर ग्रहण करने के लिए 59 दिन लगते हैं। उसके बाद आता है शुक्र ग्रह। सूर्य के चारों ओर शुक्र ग्रह को परिक्रमण करने के लिए 255 दिन लगते हैं और अपने ही कक्ष पर 243 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह लगभग सेम ही है, लगभग हमारा चंद्रमा 27 डेज लगता है जैसे, वैसे ही शुक्र ग्रह लगभग इतना ही टाइम लेता है। उसके बाद आती है पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के लिए 365 दिन लेती है और अपने कक्ष पर एक ग्रहण करने के लिए 1 दिन लेती है। 1 दिन यानी कि 24 आवर्स। ओके। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के लिए 687 दिन लेता है और अपने अक्ष पर ग्रहण करने के लिए 1 दिन लेता है, यानी कि पृथ्वी जैसा ही 24 आवर्स लेता है, पृथ्वी की जैसा ही 1 दिन लेता है। लेकिन इसके पास 2 चंद्रमा है और पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा है, यानी कि सैटेलाइट्स, जो नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं हम। सैटेलाइट्स कितने हैं? मंगल के पास 2 है और पृथ्वी के पास 1 है। इसके बाद आता है बृहस्पति। इन ग्रहों को, यानी कि इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्रह चट्टानों से बने हुए हैं। यह हमारे सूर्य के नजदीक भी है और चट्टानों से बने हुए हैं, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। चलिए बाह्य ग्रहों के बारे में जानते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून।
बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए 11 साल 11 महीने लेता है, यानी कि टोटल बोला जाए तो 12 साल ही लगते हैं। और अपने अक्ष पर एक ग्रहण करने के लिए यानी कि 9 आवर्स 56 मिनट लेता है। इसकी चंद्रमा भी जो लगभग 53 है। और शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए 29 ईयर्स 5 मंथ लेता है। शनि सैटर्न पर ग्रहण करने के लिए 10 आवर्स 40 मिनट्स लेता है सैटर्न, और इसके चंद्रमा भी लगभग 53 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए 84 ईयर्स लेता है यूरेनस, और अपने अक्ष पर ग्रहण करने के लिए 17 आवर्स 14 मिनट लेता है, यानी कि लगभग 18 आवर्स लेता है। इनके चंद्रमा यूरेनस के पास लगभग 27 चंद्रमाएं हैं। नेपच्यून नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए 164 ईयर्स लेता है, और अपने कक्ष पर ग्रहण करने के लिए 16 आवर 7 मिनट लेता है। इसके चंद्रमा लगभग 13 है। यूरेनस के चंद्रमा लगभग 13 है। तो इन्हें बाह्य ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि वे गैसों से बने हुए हैं और सूर्य से बहुत अत्यधिक दूर में रहते हैं, इसलिए इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। गैसों से बने हुए होते हैं और तरल पदार्थों से बने हुए रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। जो हमारी पृथ्वी की तरह जो 7 अन्य ग्रह है, जो यहाँ पर मानो कि ये सूर्य है और इसके समान ही हमारी पृथ्वी के समान ही और भी 7 ग्रह हैं। जो सबसे पहले हम देखा मर्क्यूरी आता है, उसके बाद आता है वेनस, ओके, मर्क्यूरी, उसके बाद आता है वेनस, उसके बाद आता है हमारी पृथ्वी अर्थ, उसके बाद में आते हैं इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, उसके बाद आता है जो जुपिटर एक ग्रह है, उसके बाद सैटर्न आता है, उसके बाद यूरेनस, ओके, उसके बाद है यूरेनस, ओके, यूरेनस, और लास्ट में आता है अंत में नेपच्यून, ओके, अंत में आएगा नेपच्यून। जो 7 ग्रह, मतलब हमारी पृथ्वी को छोड़कर 7 ग्रह जो है सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा दोनों ही प्राप्त करते हैं। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, यानी कि 8 ग्रह, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह और सभी जो मतलब खगोलीय पिंड जो आसमान में रहते हैं सभी मिलाकर उनको क्या कहा जाए? सौरमंडल कहा जाता है। और उसको सौर का परिवार कहते हैं हम, मतलब सन का फैमिली, ओके, सन का फैमिली कहते हैं। इसका मुखिया होता है सन, इसका मुखिया रहता है सन। इस परिवार का मुखिया कौन है? सन है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल यानी कि सूर्य के खिंचाव बल पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमारे सौरमंडल के लिए सूर्य हमारे सौरमंडल में एकमात्र स्रोत है। पौराणिक काल में रोमन की कहानियों में सोल कहते थे सूर्य को, ओके, सूर्य को क्या कहा जाता था? सोल कहते थे। और सूर्य देवता है के लिए रोमन कहानियों में सूर्य देवता को सोल कहा जाता था। और सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित होता है, और शब्द सूर्य से संबंधित होता है, इसलिए उसको सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे जियोग्राफी शब्द कैसे आया इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में कर सकते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं में लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी,
एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है ना, एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। यहाँ पर जियो शब्द से और भी शब्द बने हुए हैं, चलिए जानते हैं। जियो से जियोलॉजी भी बनता है, पृथ्वी का अध्ययन, और जियो से जियोमेट्री भी बनता है, पृथ्वी का मापन, और जियो से जियोइड बनता है, यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ओके, जियो से जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड, ऐसे 3 शब्द बने हुए हैं, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी 3 शब्द सिर्फ जियो से ही बने हुए हैं। चलिए जानते हैं आगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। यानी कि इनको याद रखने के एक तरीके को बताया गया है। माई एवरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ऐसी एक व्याख्या दी गई है। इसी से ही इसको याद रख सकते हैं। माई का मतलब होता है मर्क्यूरी, और वी का मतलब होता है वेनस, ई का मतलब होता है अर्थ, और यम का मतलब होगा यहाँ पर मास, और जे का जुपिटर, एस का सैटर्न, और यू का यूरेनस, और एन का नेपच्यून। ऐसे माई एवरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ओके, इस तरह की व्याख्या बनाई गई, ट्रिक है ये। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार के फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा का मतलब सूर्य के एक सूर्य है यहाँ पर, और आपने बोलेगा सभी ग्रह, यानी कि ये बुध का एक कक्षा है, कक्षा है, ये पथ है, ये पथ यानी कि इसी पथ पर ही चलता है बुध ग्रह। ओके, बुध ग्रह। और उसके बाद आता है एक वेनस, वेनस का कक्षा है, इसी को कक्षा बोलते हैं। ओके, इसी को क्या बोला जाता है? कक्षा। और यह है वेनस, यह है बुध ग्रह, बुध, और यहाँ पर आएगा वेनस। इसी कक्षा में, यानी कि इसी पथ से, इसी पथ पे ही चलते हैं ग्रह, उनके ही पथ पे ग्रह चलते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। ओके, एक क्वेश्चन आएगा, अगर एमसीक्यू में आएगा तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है शुक्र। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, यानी कि 2003 के यूबी सीरियस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। सो इसी लिस्ट से इनको हटा दिया गया, ग्रहों की लिस्ट से इसको हटा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी देखा था ना, जो टॉपिक का नाम, तो जानते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह है। 5वां ग्रह आकार में, मतलब बड़ी कितनी है? 5वां ग्रह है। और सूर्य के हिसाब से, यानी कि पहला जो है बुध, इसके बाद जो है वेनस, इसके बाद आता है पृथ्वी, यानी कि दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह आ गया, और आकार के हिसाब से कितना? 5वां ग्रह है। ओके, आकार के हिसाब से यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी मतलब पोल, यहाँ पर उत्तर ध्रुव दिखाई देता है, यहाँ पर थोड़ा चपटी हुई है, और यहाँ पर भी थोड़ा चपटी हुई है। और यह देखिए यहाँ पर, यह 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पर चपटी। इसको ध्रुवों की मतलब उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव, और ये दक्षिण ध्रुव। ओके, ध्रुवों के पास यहाँ पर थोड़ी सी चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब क्यों कहा जाता है? जो इसके ध्रुव है वहां पर थोड़ी सी चपटी हुई है, इसीलिए इसको भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है कि पृथ्वी के समान आकार। ओके, भू-आब का अर्थ है
पृथ्वी के समान आकार का, उसको भूआब कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव है, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर भी पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और वह नहीं अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु अधिक है। यहाँ पर पानी एवं वायु अधिक दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सबसे अद्भुत वह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आंसर मिलते हैं सभी, यानी कि ऑक्सीजन है पृथ्वी पर, पानी है और वायु की उपस्थिति है और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर पाई जाती है। इसीलिए पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। भूभाग क्यों कहते हैं, यहाँ पर देखा ना, क्योंकि ध्रुवों की तरफ यह थोड़ी सी चपटी हुई है, इसी कारण से इसको पृथ्वी को भूभाग कहा जाता है। और यहाँ पर अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, यहाँ इसको भी देखा हम लोगों ने। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है और क्योंकि इसकी 2/3 यानी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। ओके, 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। तो इसका आंसर मिल गया। चलिए जानते हैं चंद्रमा को। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। तो पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा कितना नजदीक है पृथ्वी से, लगभग 3,84,004 किलोमीटर दूरी पर चंद्रमा है। और पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रहों को दिखाया गया है, उपग्रहों को, जो पृथ्वी से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो सैटेलाइट की परिस्थितियां कैसी रहती है। रॉकेट का प्रक्षेपण, यहाँ पर देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण यानी कि जब रॉकेट को उड़ाया जाता है यहाँ से, और रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, पृथ्वी पर रॉकेट के जो पार्ट्स है वो गिरते हैं। उसके बाद उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, जो हमारी पृथ्वी की जो कक्षा है, अर्थ की जो कक्षा है हमारी, उसी कक्षा में इस उपग्रह को क्या कहा जाता है, प्रक्षेपण यानी कि प्रवेश कराया जाता है इसी कक्षा में। और इसी कक्षा को में से घूमता रहता है यह उपग्रह यानी सैटेलाइट। हम पृथ्वी से जब सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं वह सैटेलाइट घूमता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है। देखिए, यानी यहाँ पर 27 दिन में अपना पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। 27 दिन लगते हैं इनको पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में, और अपने ही कक्ष पर चक्कर, मतलब अपने ही कक्ष पर एक ग्रहण करने के लिए भी 27 डेज लेता है। इसलिए हमको चंद्रमा का सिर्फ एक रूप दिखता है। जो कभी हम चंद्रमा को देखते हैं लेकिन और एक रूप दिखाने, और एक तरफ चंद्रमा का रूप नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ एक रूप दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये बहुत धीमे तरीके से घूमता है, पृथ्वी का भ्रमण भी करता है और अपना कक्ष पर भी वह ग्रहण भी करता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसीलिए की तरह चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। जो चंद्रमा पर जो धिब्बे, यहाँ पर जो धिब्बे लगे हुए हैं जो दिखाई देते हैं, जो ब्लैक डॉट्स देखते हैं हम लोगों को, वही क्या है, गड्ढे है। गड्ढे, पर्वत, मैदान और गड्ढे है वो चंद्रमा पर।
वही हमें चंद्रमा यानी पूर्णिमा के दिन हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर है, उसको देख लीजिएगा। पिक्चर में अच्छी तरह से दिखाया गया है। देखो यहाँ पर ये काला काला हमें रंग दिखाई दे रहा है चंद्रमा पर। ये सभी धब्बे, हाँ, ये सभी जो है गड्ढे, मैदान, ये सभी है चंद्रमा के। ये पूर्णिमा के दिन हमें अच्छी तरह से दिखते हैं। चलिए क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं। मंगल यहाँ पर है, जहाँ पर मंगल ग्रह है, मार्स, और यहाँ पर जो जुपिटर ग्रह है, ओके, जुपिटर ग्रह और ये मंगल, इसके बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, जो बहुत बड़ी पट्टी, बहुत बड़ी मात्रा में है, और ये भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट होकर ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उसके बाद आता है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतनी नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ ग्रहण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। इससे धरातल पर गड्ढे बनते हैं। कोई भी उल्कापिंड पूरी तरह से जल नहीं पाती और वो धरातल पर आकर गिर जाती है। इससे वो धरातल पर मतलब पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। और यह गिरते समय हमारे सौरमंडल में जो वायु है, वो वायु में जब प्रवेश होती है तो उसका घर्षण से उस पर आग लग जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यानी कि इस चमकदार रास्ते को, इस रास्ता दिख रहा है ना, एक चमकदार रास्ता है, खुली हुई आसमान में एक खुली हुई तारों की, सिर्फ तारों की पट्टी दिखाई देती है। इसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा है, ठीक है, हमारी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। जो प्राचीन काल में, पौराणिक काल में जो इस आकाश गंगा को आसमान में बहती हुई एक प्रकाश की नदी से वर्णन किया गया है, नदी की तरह वर्णन किया गया है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ता है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। तो करोड़ों तारे हैं इसमें और गैसें से हैं और बादलों से बनी हुई एक खुली, एक लंबी नदी, एक बृहत आकार की नदी दिखाई पड़ती है हम लोगों को, प्रकाश की। ओके, प्रकाश की एक नदी दिखाई पड़ती है आसमान में, उसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहा जाता है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में और कई सारे गैलेक्सियां हैं, लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं। उसी गैलेक्सी में हमारी एक आकाश गंगा है। उसी आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में हमारी एक पृथ्वी है और हम उस पृथ्वी पर रहते हैं, यानी जो हमारे सभी हमारे जैसा ही कई सारे करोड़ों जीव जंतु पृथ्वी पर जीवन यापन करते हैं। तो यही सच्चाई है। लेकिन कई सारी गैलेक्सियां हैं और ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बारे में जानना इतना आसान नहीं है, तो इसी को बताया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है। उसके बाद जो है ये है सौरमंडल। सौरमंडल में और
सौरमंडल आता है आकाशगंगा में, और आकाशगंगा आती है ब्रह्मांड में। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। सौरमंडल में पृथ्वी, इसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू का हम सेशन लेकर आएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत उपयोग है एमसीक्यूज, जो प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है, जो पढ़ाई करते हैं तभी प्रीलिम्स के लिए, मैं बोल रही प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोग्राफी की 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड का जियोग्राफी पढ़ना जरूरी होता है। और वैसे ही हिस्ट्री भी वैसे ही है, हिस्ट्री भी 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और जो इकोनॉमी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट वे सभी 11th स्टैंडर्ड से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो 9th 8th स्टैंडर्ड से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।